नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करेंगे आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी हमारा आप विजन ऑनलाइन क्लास पे वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना। जैसा कि हमारा ये यूट्यूब का चैनल है, आपके सामने दिख रहा होगा विजन ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। तो आप हमारे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जैसा कि हम कर रहे थे कवर कक्षा 10 का संस्कृत बुक, ठीक है ना। और हमारा इसमें लगभग 3 वीडियो आपका 5 पार्ट में या फिर 5-6 पार्ट में आ चुका होगा। जैसा कि हमने सबसे पहले कवर करा था चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका मंगलम पार्ट था, और उसका दूसरा कवर करा था मैंने पार्ट 1, और पार्ट 2 में हमने कवर कर रखा था जो कि पाटलिपुत्र वैभव था, ठीक है ना। और तीसरा हमने कवर करा था पार्ट 1, वो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो पार्ट में वीडियो आया था आपके सामने, और वो चैप्टर का नाम था अलस कथा। और आज हम लेकर प्रस्तुत है आपके लिए, हाजिर है आपके लिए संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि आपका चैप्टर संख्या 4 में, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे आप सभी हमारा वीडियो को खूब शेयर किए होंगे, लाइक कमेंट शेयर किए होंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी किए होंगे, ठीक है ना। ये हमारा आपका सपोर्ट हमें अनेक प्रकार की सहानुभूति तो नहीं, अनेक प्रकार की मोटिवेट देता है, ताकि हम अपने नए नए कंटेंट पे वीडियो लाते रहे और आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे, ठीक है ना। तो ये जो भी आपको आपका इसका, और साथ ही हमारा संस्कृत का आपका जो एग्जाम, संस्कृत एग्जाम 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाली है, परीक्षा होने वाली है, उसमें आपको हमारा ये कंटेंट अनेक प्रकार के आपको परीक्षा हॉल में, परीक्षा भवन में आपको सुविधाएं प्रदान करेगी, ठीक है ना। तो साथ ही हमारा जो संस्कृत का प्ले लिस्ट है, इस पर अनेकों प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर प्ले लिस्ट इसमें जाके शुरू से अंत तक सारा वीडियो देख सकते हैं, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि आपका चैप्टर 4 में है। एकदम सरल और आसान भाषा में हम सभी इसको पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि विजन ऑनलाइन क्लासेस का मतलब है दूर दृष्टि तक देखना और साथ ही इसको सरल एवं आसान भाषा में पढ़ाई करना, ठीक है ना। तो हम लेकर आए हैं आपका संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर 4। इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, अनेक पैराग्राफ में समझेंगे, सब कुछ तोड़ तोड़ के नींबू के रस की तरह निचोड़ के पढ़ने का प्रयास करें, ताकि जो भी पढ़ाई आपको सीधा आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना रहेगी, क्योंकि हमारा चैनल जाना जाता है एग्जाम में 100% आने की संभावना को लेके। तो अभी तक हमारे सारा वीडियो आपके दोस्त यार साथी ने देखा, तो उनको जल्दी जल्दी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चे जो एग्जाम 2000 जो परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उन तक हमारा ये चैनल जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते बिना किसी समय गवाए हुए, तो हम जानेंगे सबसे पहले इसमें पाठ परिचय। क्या जानेंगे बच्चों? पाठ परिचय, ठीक है ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम जानने वाले हैं, और मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको सीधे महसूस नहीं, फील करवाएंगे सीधे, ठीक है ना। इंग्लिश में फील कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज देखते हैं इसमें कहा क्या है। संस्कृत साहित्य लेखिका अर्थात कहने मतलब है, जो ये जो बच्चों आपका संस्कृत नाम का बुक है, संस्कृत नाम का जो आपका विषय है, सब्जेक्ट है, इसमें कितनी कौन कौन सी लेखिका आप तो अभी तक पढ़ेंगे, वाल्मीकि, वेद व्यास, अनेकों रचनाकार के पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे लेखक के बारे में पढ़ेंगे। लेखिका से मतलब होता है कि वैसा लेखक जो जेंडर लिंग में क्या हो, स्त्रीलिंग हो या फिर महिला हो, ठीक है ना। आज उन सभी हमारे भारत या फिर विश्व के सबसे महान महान बड़े बड़े सर्वश्रेष्ठ लेखिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और एवं आसान भाषा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम आपके लिए पार्ट 1 में लेकर आएंगे, और पार्ट 2 में इसके लिए और इसका प्रश्नोत्तर और ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स जो भी रहेगा वो लेकर आएंगे। तो अभी हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले बुक को, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते बिना समय का। पाठ परिचय हमारा क्या कहता है, समाज रूपी गाड़ी पुरुष और यहाँ पे अपन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, पुरुष और महिला, समाज रूपी जो गाड़ी है बच्चों, पुरुष और महिला के द्वारा चलती है। हमारा समाज जो चलता है, कैसे चलता है बच्चों, हमारा समाज में पुरुष और महिला दोनों है, और इन्हीं के फलस्वरूप हमारा समाज क्या आगे बढ़ता है, ठीक है ना। और क्या बोला, साहित्य, ठीक है ना। बच्चे बोला साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है, ठीक है ना। कहने मतलब हमारा समाज, मान लो समाज हमारा एक बैलगाड़ी की तरह, ठीक है ना। तो ये समाज हो गया, और ये समाज आगे तो बढ़ेगा कैसे, तो इस समाज को आगे बढ़ाते हैं हमारे समाज में रहने वाले पुरुष और स्त्रियां, ठीक है ना। और समाज में दोनों का समान महत्व है, समान वैल्यू है, समान रेपुटेशन है, ठीक है ना। किसका, पुरुष और स्त्रियों का। इनसे सवाल आता, अनेकों बार इससे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, हो सकता है आपका परीक्षा 2026 में भी इससे सवाल जरूर निश्चित ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे क्या कहा देखते हैं, ठीक है ना। आज सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर रही है और यश पा रही। कहने मतलब क्या, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सभी विषय में, सभी भाषा में, सभी रचना में पुरुष के साथ साथ स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान हो गया, और सभी अपना नाम संपूर्ण दुनिया में फेमस हो रहा है, संपूर्ण दुनिया अपना वर्चस्व कायम कर रही है। कौन,
हमारे समाज में रहने वाली सभी प्रकार की स्त्रियां, महिलाएं। ठीक है, उसके आगे क्या कहा बच्चों, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में योगदान कम और अधिक रहा है। कहने मतलब है क्या, संस्कृत साहित्य प्राचीन काल में क्या था, महिलाओं का योगदान थोड़ा कम था, और लेकिन संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से महिलाओं का योगदान क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी संख्या, आबादी बढ़ रही है बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें जो भी पढ़ेंगे, लेखिका के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य में क्या योगदान था। और आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में अब स्त्रियां भी, महिलाएं भी, लड़कियां भी किसी से कम नहीं रहा, दोनों को समान महत्व से देखते हैं, तो समान दोनों का अधिकार भी। और प्राचीन काल से महिलाएं अनेक चीजों में हमेशा अग्रसर रही है, और वही किन किन चीजों में अग्रसर रही है उनको हम आज जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। तो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा है, उसके आगे क्या कहा बच्चों, इस पाठ में भी अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा है। संस्कृत साहित्य लेखिका नाम का जो पाठ है, इसमें सभी प्रसिद्ध और फेमस लेखिकाओं के बारे में चर्चा है, और जिसे साहित्य निधि साहित्य निधि जो खजाना को पूर्ण करने में उसके योगदान किया। कहने मतलब है क्या बच्चों, इस पाठ में भी लेखिकाओं के बारे में वर्णित किया गया है, और जो हमारा साहित्य जो परंपरा है उसमें भी महिलाओं का क्या योगदान है, इस चैप्टर से आपको पता चलता है। ठीक है, इसके आगे क्या कहा, विशाल संस्कृत साहित्य। आपको पता है संस्कृत अपने आप में बहुत 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 ज्यादा बड़ा विषय है, और साथ ही सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत को कहते हैं, क्योंकि सभी भाषाएं निकली कहां से, सीधे संस्कृत से। ठीक है ना, वही कहा है क्या, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। कहने का मतलब है संस्कृत साहित्य जो धीरे धीरे विशाल कैसे होता गया, तो संस्कृत साहित्य जो विशाल होता गया, इसके पीछे कहीं न कहीं रीजन है क्या, जो हमारे कवि है, हमारे कवि और शास्त्रकारों ने इस पे अनेक योगदान दिया होगा, और यही कारण है कि हमारा संस्कृत साहित्य जो है काफी ज्यादा क्या हो गया, विशाल हो गया। ठीक है ना, इसके बाद वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्य की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुषों ने ध्यान दिया, उसी प्रकार स्त्रियां भी सावधान पाई या फिर वर्चस्व पाई गई। ठीक है, वर्चस्व कहने मतलब है क्या, वैदिक काल में जितना भी शास्त्रों और काव्य में जितना भी पुरुषों का योगदान था, ठीक उतना ही योगदान वैदिक काल में स्त्रियों का भी रहा है। किसमें, शास्त्र में और काव्य की रचना करने में। ठीक है, इसके आगे क्या कहा है, वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टि या मंत्रों के संरक्षण न केवल ऋषि लोग बल्कि ऋषिकाएं भी है। कहने मतलब है वैदिक काल में या वैदिक युग में जितना भी मंत्र का उच्चारित किया है, जितना भी मंत्र लिखा गया था, न कि उसमें पुरुष का योगदान था, बल्कि उसमें स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके आगे क्या कहा है, ऋग्वेद। आप सभी को पता है हमारे यहाँ वेद कितना, वेदों की संख्या बच्चों कितना, तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है ना, जिसमें सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। ठीक है ना, तो वही कहा है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवती के रूप में निर्देशित करती है। अर्थात कहने मतलब है बच्चों, ऋग्वेद में 5 कवित्री है, और अथर्ववेद में ऋग्वेद में 24 कवित्री है, और अथर्ववेद में आपको कितनी कवित्री ऋषिकाएं देखने मिलती है, 5। ठीक है ना, वही बोला है ऋग्वेद में 24 यानी 24, और अथर्ववेद में 5। ये जो अथर्ववेद है इसमें 5 ऋषिकाएं मंत्र, मतलब ऋग्वेद में जितना भी मंत्र उच्चारित किया गया है उन सभी मंत्रों में 24 को मंत्र, किसमें 24 मंत्र, और अथर्ववेद में 5 मंत्र। ये आपको किसका देखने मिलता है, ऋषिकाएं का, मतलब स्त्रियां इसमें लेखिका के रूप में। ठीक है, इसका कहा है, और वो ये जो आपको अथर्ववेद में जो 5 जो कवित्रियां ऋषिकाएं देखने मिलती है, उन सभी का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ठीक है, देखते हैं अथर्ववेद में कितनी 5 ऋषिकाएं। ठीक है ना, कौन कौन, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ये सभी पांचों ऋषिकाएं कहाँ मिलती देखने के आपको बच्चों, ये मिलता है आपको अथर्ववेद में। ठीक है ना, सवाल ये आएगा कि अथर्ववेद में कितने ऋषिकाएं द्वारा मंत्र उच्चारित है, या फिर अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं के बारे में कहा गया है, तो आपको जवाब देना बच्चों, कितनी, 5 ऋषिकाएं। ठीक है, वो 5 ऋषिकाएं हैं, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा है, लौकिक संस्कृत साहित्य में बच्चों प्राय 40 कवित्रियों की 105 पद स्पष्ट रूप इधर उधर से दिखाई देता है। अर्थात कहने मतलब है लौकिक संस्कृत साहित्य में बच्चों 40 कितना 40 कितना, देखो बताया ना, साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 150। ठीक है ना, 150 जो पद है इधर उधर आपको देखने को मिले। कहीं न कहीं महिलाओं का योगदान संस्कृत साहित्य में कहीं न कहीं बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, इसीलिए कहा 40 वो कवित्री था, जिसमें 40 कवित्रियों का 150 पद आपको इधर उधर देखने। सवाल ये आएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में
कितने कवित्रियों का या फिर 40 कवित्रियों का क्या कौन सा पद, कितना पद इधर उधर देखने को मिलता है? तो आपको जवाब में देना बच्चों कितना पद, तो 150 पद, 150, ठीक है ना। अब सवाल ये आएगा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी ऋषिकाएं हैं? तो आपको बोलना है बच्चों कितनी, 40। कितने बड़ा, ये जो आपको यहाँ पे 40 दिख रहा है 40, ठीक है। चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसका क्या क्या है, उनमें विजयांका प्रथम कल्प, कहने मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में आपको जो 40 जो कवित्रियां देखने मिलती है, उसका 40 कवित्रियों या ऋषिकाएं का 150 पद इधर उधर देखने मिलता है। उन 40 ऋषिकाएं में सबसे प्रथम स्थान किसका बच्चों, सबसे प्रथम स्थान आपका विजयांका का, ठीक है। और यह विजयांका जो रंग होता है, विजयांका का रंग श्याम वर्ण, सांवला रंग का है, ठीक है। विजयांका, सवाल ये आएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 ऋषिकाएं में सबसे प्रथम स्थान किसका है? तो आपको जवाब देना है बच्चों विजयांका का, ठीक है। अब सवाल ये आएगा विजयांका किस वर्ण की थी? तो आपको बोलना बच्चों श्याम वर्ण, किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की, ठीक है। ऐसा इस पद से स्पष्ट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों आपका जो 40 गो ऋषिकाएं जो प्रथम स्थान विजयांका की थी और उसका कलर था श्याम वर्ण की थी, वह बोला नीलकमल की पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण वाली। सवाल ये आएगा श्याम वर्ण में कौन थी? तो आपको बोला है विजयांका। श्याम वर्ण वाली विजयांका के बारे में हम जानेंगे। दंडी द्वारा, दंडी जो ऋषि था, ठीक है, दंडी द्वारा व्यर्थ सरस्वती को सबसे सुंदर कही गई। कहने मतलब है दंडी नाम का जो ऋषि था व्यर्थ में ही सरस्वती को सबसे सुंदर कहा गया। कहीं नहीं यहाँ पे कहने का अर्थ ये है बच्चों कि सबसे सुंदर किसे कहा जाना चाहिए था? विजयांका को, जो किस रंग की थी? श्याम वर्ण की, ठीक है ना। चलते इसके आगे। वृदानक्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमतावली, कहने मतलब यहाँ से सवाल ये आएगा, कहने मतलब है क्या, वृदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो दार्शनिक है उसके बारे में वर्णित किया गया है। और सवाल ये आएगा कि किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है पत्नी के बारे में कहा गया है? तो आपको बोलना है किस उपनिषद? वृदारण्यक के उपनिषद में। और अगला सवाल ये आएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो आपको बोलना है बच्चों याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी, ठीक है। अगला चलते हैं, जिसको याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। अब बच्चों देखो याज्ञवल्क्य किसके पति देव थे? तो ये थे मैत्रेयी के, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, तो जिसके याज्ञवल्क्य जो है आत्मतत्व की शिक्षा किसे देते थे? तो याज्ञवल्क्य जो है आत्मतत्व की शिक्षा देते थे मैत्रेयी को। किसके देते बच्चे? मैत्रेयी को, ठीक है ना। सवाल ये आएगा कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा प्रदान की थी? तो आपको बोलना बच्चों आत्मतत्व की शिक्षा प्रदान की थी, ठीक है। चलते हैं अगला। जनक के सभा में शास्त्रार्थ, जनक के सभा में शास्त्र में सबसे ज्यादा, जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती। कहने मतलब बच्चों कि जनक का सभा था, जनक का सभा हुआ करता था, उस सभा में सबसे शास्त्र और सबसे कुशल और सबसे बुद्धिजीवी और सबसे तेज कौन थी? तो उस सभा में सबसे तेज थी कौन? गार्गी, जो एक ऋषिकाएं थी, ठीक है ना। उसके आगे क्या था बच्चों, चलते हैं, ठीक है ना। महाभारत में भी वेदों के सतत और गंभीर अभ्यास करने वाले स्त्रियों का वर्णन आसानी से मिलता है। कहने का मतलब बच्चों महाभारत में भी आपको स्त्रियों का योगदान देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके आगे क्या कहा है देखते हैं, ठीक है ना। उसका काल, किसका काल? महाभारत में जितनी भी ऋषिकाएं, जितने भी स्त्रियों का वर्णन किया गया है उसका काल लगभग 8वीं शताब्दी, कौन शताब्दी बच्चों? 8वीं शताब्दी का अनुमान किया गया। सवाल ये आएगा कि महाभारत में जो स्त्रियों के बारे में स्त्रियों के बारे में जो वर्णन किया गया है वह कौन सी शताब्दी का बात है? तो आपको बोलना बच्चों 8वीं शताब्दी का, ठीक है। सवाल अगला ये आएगा कि जनक की सभा में सबसे शास्त्र और सबसे कुशल कौन महिलाएं थी, कौन स्त्रियां थी? तो आपको बोलना है बच्चों गार्गी, ठीक है ना। यहाँ से आपका प्रश्न आएगा, अनेकों प्रश्न, ढेरों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आप इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में पूरा सारा सवाल का जवाब किताब से आएगा, ठीक है ना। आपको 46 या 50 में जो भी बुक से पूछा जाएगा वो आपका समझिए इस चैनल को पढ़ने के बाद आपको 50 का 50 आपके हाथ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए उसके बाद क्या कहा है, अगर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। आपको बताया वैसे पहले वाला स्लाइड में क्या बच्चों कि विजयांका कलर के साथ श्याम वर्ण की थी, ठीक है ना। और जो 40 गो कवित्रियों को इधर उधर उसका 150 पद मिल रहा था उसमें सबसे प्रथम स्थान किसका था? विजयांका का, ठीक है ना। और विजयांका का ही दूसरा नाम है बच्चों, दूसरा नाम है विजय भट्टारिका, ठीक। और विजय भट्टिका कौन थी? विजय भट्टिका जो है बच्चों चंद्रादित्य, जो कहा चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की क्या थी? पत्नी थी।
तो सवाल ये आएगा बच्चों कि चंद्रा विजय भट्टारिका कौन थी, तो आपको बोलना विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ठीक है ना। विजयांका का कलर कैसा था, रंग कैसा था, तो आपको बोला श्याम वर्ण की, ठीक है। अगला ये आएगा बच्चों कि चालुक्य वंश के चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी, तो आपको बोला बच्चों विजय भट्टारिका या विजयांका, ठीक है। इसके आगे चलते क्या कहा, ऐसा बहुतों शास्त्रकारों द्वारा माना जाता है, यानी मतलब ऐसा अनेकों शास्त्र में कहा गया है, क्या कहा गया देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुतों शास्त्रकारों द्वारा माना जाता है कि कुछ शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारत लेखिकाओं अपने स्पष्ट पद से प्रसिद्ध है। कहने का मतलब जो क्या, ऐसा बहुत सारे ग्रंथ में ऐसा माना जाता है, बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, और साथ ही बहुत तरह बड़े बड़े जो शास्त्रकार है उनके द्वारा ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है बच्चों की जितना भी जैसे वाले शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ये जब भी जितना भी दक्षिण ऋषिकाएं हैं, यह सभी ना अत्यंत अपने अपने भारतीय लेखिकाओं के रूप में क्या फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये सभी आपको जो मैंने बताया शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ये सभी दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं, ठीक है। इसके आगे क्या कहा देते हैं, विजयनगर के राज्य के जितना भी राजाओं हैं उनके द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किया गया प्रयास ही ज्ञात थी। कहने मतलब है क्या बच्चों कि विजय जो आपको दक्षिण साइड में पड़ता है, विजयनगर का जितना भी राजा था उन सभी राजाओं का प्रयास यह था कि संस्कृत को ना संरक्षित करके रखा जाए, कहीं ना कहीं संस्कृत को बचाकर रखा जाए, इससे आने वाला आज तक फ्यूचर जनरेशन में इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक इसका विश्लेषण करके उनको ज्ञात हो सके। क्यों, क्योंकि संस्कृत से ही सभी भाषाओं का देन हुआ, संस्कृत से ही सभी भाषाओं का निर्माण हुआ, ठीक है ना। ऐसा मानना था किसका, विजयनगर राज्य में जितना भी राजा था उसका ऐसा मानना था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद क्या कहा है, कंपन राय की रानी गंगा देवी। तो सवाल ये आएगा बच्चों कि कंपन राय की रानी कौन थी, तो आपको बोलना है बच्चों कंपन राय की रानी थी गंगा देवी, ठीक है। और कंपन राय की रानी गंगा देवी मथुरा विजयम, यह महाकाव्य अपने स्वामी के विजय घटना का आश्रय लेकर रची। कहने मतलब बच्चों कि कंपन राय की जो पत्नी है, इन्होंने एक घटना रचित किया, एक काव्य रचित किया जिसका नाम था मथुरा विजयम, ठीक है ना। तो ये कहां से रचित किया इसको, तो इसको अपना स्वामी का विजय, कहने मतलब है जो कंपन राय है ये कहीं किसी फील्ड किसी क्षेत्र को जीता होगा, उन्हीं पर कंपन राय की पत्नी ने एक काव्य लिखता है, एक महाकाव्य लिखता है जिसका नाम क्या था, मथुरा विजयम। तो सवाल ये आएगा कि कंपन राय की पत्नी कौन थी, कंपन राय पत्नी कहा आसित, तो सवाल इसका बनेगा गंगा देवी। और अगला ये आएगा कंपन राय द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है, तो आपको बोलना है बच्चों मथुरा विजयम, ठीक है। चलते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे चलते हैं। इस राज्य में 16वीं सदी में ठीक है ना शासन कर रहे अच्युत राय की रानी तिरुलांबा, ठीक है ना। अच्युत राय की रानी तिरुलांबा वरदांबिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की। अब सवाल ये आएगा बच्चों कि अच्युत राय, ये जो अच्युत राय इसके राजा है, इसकी रानी कौन थी, तब बोला तिरुलांबा, कौन थी, तिरुलांबा, ठीक है ना। और तिरुलांबा जो लेखिका थी यह वरदांबिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य, ये बड़े काव्य, ठीक, चंपू का मतलब बड़ा काव्य से बोलते हैं महाकाव्य, ठीक है ना। चंपू का रचना कौन किया, या फिर महाकाव्य या फिर वरदांबिका परिणय नामक श्रेष्ठ, ठीक है। इसके आगे जब भी महाकाव्य श्रेष्ठ, क्योंकि यह महाकाव्य से भी अत्यंत बड़ा, ठीक है ना। तो सवाल ये आएगा अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो आपको बोला बच्चों तिरुलांबा। और तिरुलांबा ने कौन सा श्रेष्ठ चंपू काव्य या महाकाव्य की रचना की थी, तो आपको बोला बच्चों वरदांबिका परिणय की रचना की थी, ठीक है। आगे चलते क्या है, जहां संस्कृत गद्य का शोभा समस्त पदों और ललित पद विन्यास से अत्यंत शोभित है, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ी समस्त पद भी वही मिलता है। कहने का मतलब बच्चों जहां पर संपूर्ण संस्कृतों का विश्लेषण मिलता है, संपूर्ण संस्कृत का खंड बाय खंड आपको उसका विस्तारित से विस्तृत शोभित अत्यंत जानकारी मिलता है, ठीक उसी जगह पे संस्कृत में जितना भी साहित्य है ना, संस्कृत साहित्य सभी वहां पे आपको इसका संपूर्ण भंडार, संपूर्ण पद आपको उस जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे क्या कहा है, आधुनिक भारत, आधुनिक काल में, ठीक है ना। आधुनिक काल का मतलब होता है बच्चों समय, काल का मतलब क्या होता है, समय, ठीक है ना। आधुनिक काल में, वर्तमान समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव नामक विदुषी या फिर लेखिका अत्यंत प्रसिद्ध है। सवाल ये आएगा कि आधुनिक काल में या वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध कौन सी लेखिका है या कौन सी विदुषी है, तो आपको बोला बच्चों पंडिता छमाराव, ठीक है। सवाल ये आएगा कि पंडिता छमाराव किस प्रकार की कवि है या किस प्रकार की लेखिका है या फिर किस प्रकार की शिकायत है,
तो आपको बोलो बच्चों, ये आपका आधुनिक काल की लेखिका जो अत्यंत सबसे ज्यादा अभी वर्तमान समय में कोई संस्कृत में लेखिका फेमस है तो वो है आपका कौन, पंडिता छमा राव। ठीक है, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की। चलिए इसके आगे क्या कहा है, जो आपका आधुनिक काल का सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन थी बच्चों, तो ये है आपका पंडिता छमा राव। ठीक है, कौन, पंडिता छमा राव। ठीक है, इनके बारे में जो वर्णन है, इनके पिता पंडिता छमा राव का पिता था शंकर पांडुरंग। कौन था, शंकर पांडुरंग पंडित। ठीक है, महान विद्वतापूर्ण जीवन चरित्र शंकर चित्र के रूप में रची। कहने मतलब है पंडिता छमा राव जो है अपने पिता के बारे में, अपने पिता के पिता का नाम जो शंकर पांडुरंग है, इसके बारे में बहुत बड़ा एक काव्य लिखा जो कि था कौन सा, शंकर चरितम। ठीक है ना, सवाल ये आएगा पंडिता छमा राव अपने पिता पर जो रचना रचा उसका नाम क्या है, तो वो बोला आपको शंकर चरित्र। कौन सा, शंकर चरित्र। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया, तो होगा। ठीक है, शंकर चरित्र। ठीक है, चलते इसके आगे क्या कहा है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह सत्याग्रह गीता, और ये जो आपका पंडिता छमा राव लेखिका जो आधुनिक समाज की सबसे फेमस और प्रसिद्ध लेखिका है, इन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, कौन, सवाल ये गांधी दर्शन से प्रभावित कौन थी, तो आपको बोलना है पंडिता छमा राव। ठीक है ना, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ठीक है ना, याद रखना, मीरा लहरी सबसे पहले, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ठीक है ना, कथा मुक्तावली के अलावा विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि गद्य पद ग्रंथों की रचना की। सवाल ये आएगा कथा मुक्तावली के रचनाकार कौन है, तो आपको बोला बच्चों पंडिता छमा राव, या फिर मीरा लारी के रचनाकार कौन है, आपको बोला पंडिता छमा राव, या फिर ये पूछ सकता है क्या ग्राम ज्योति के लेखिका कौन है, तो आपको बोला है पंडिता छमा राव, या फिर ये पूछ सकता है कि विचित्र परिषद यात्रा के लेखिका कौन है, तो ये बोलेगा आपको पंडिता छमा राव। ठीक है ना, आपका बुक में इतना ये सभी नहीं दिया होगा, ठीक है ना, फिर भी इसके बारे में डिटेल्स है आपके लिए है, तो आप इसे नोट कर ले कॉपी में। ठीक है, चलते हैं इसके आगे क्या कहा है, वर्तमान काल में लेखन में अभी के वर्तमान समय में कवित्रों में सबसे फेमस कौन कवित्रियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और फेमस है। ठीक है ना, तो उन सभी ऋषिकाओं या कवित्रियों का नाम है, जो कि महिला ऋषिकाएं, ठीक है, नाम है पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। अभी जो वर्तमान जो हमारा समय चल रहा है 2025, ठीक है ना, इन सभी अभी का जनरेशन में सब संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध लेखिकाएं या फिर ऋषिकाएं कौन है, ठीक है ना, तो ये आपका है कवित्रों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, जो कि वर्तमान समय की अभी संस्कृत साहित्य लेखिकाएं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना, और सवाल ये आएगा कि आधुनिक काल के सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है, तो आपको बोलना है बच्चों पंडिता छमा राव। सवाल ये आएगा कि पंडिता छमा राव के पिता का नाम क्या था, तो आपको बोलना है शंकर पांडुरंग। ठीक है ना, जिन पर अपने पिता की महान विद्वता को देखते हुए पंडिता छमा राव ने अपने पिता पर एक रचना रचा जिसका नाम था शंकर चरित्रम। ठीक है ना, तो अभी का सेशन आपका चैप्टर 4 का पार्ट 1 जो कि आपको संपूर्ण कहानी संग्रह का विश्लेषण मैंने किया, ये आपका अभी यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये बच्चों ये है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा सारा वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों साथियों में जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि संस्कृत आपको मिलेगा सिर्फ विजन ऑनलाइन क्लास पे, वो भी आसान कंटेंट में आसान मटेरियल के साथ। किसी प्रकार का आपको बुक चाहिए तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण जानकारी दी गई है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेगी। ठीक है ना, तो इसके बाद आप सभी शेयर कर दे, अपने दोस्तों में बांट दे, तो मिलेंगे बहुत जल्द आप पार्ट 1, 2 को लेकर। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद।